आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो इंटरेस्टिंग भी होगा और जो फनी भी होगा और जो थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब करने वाला भी हो सकता है। तो इस चैप्टर का बेस पढ़ेंगे, इस चैप्टर का को डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर को। बस मेरे साथ बने रहिएगा, सुनते रहना मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इस चैप्टर में कोई तुमको बीच बीच में रोक के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को सुनना, ध्यान से सुनना। जितना आप डिटेल में आप मेरे को सुनोगे उतना चैप्टर को ज्यादा दिनों तक याद रख पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को बस ध्यान से सुनना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत अभी नहीं है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब मेरा बोलना खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपने चैप्टर पढ़ सकते हो। किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हो, टी आर जैन, वी के ओरी से पढ़ सकते हो, संदीप गर्ग से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। किसी भी बुक, जो भी आपके पास बुक हो उसको रेफर करो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसके बाद बुक को पढ़ो। सीरीज में बता रहा हूँ, सुनो, पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चंस आंसर देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। एमसीक्यूज भी होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, माइन्यूट चीजें हम मिस आउट कर जाते हैं, तो उसको आप मिस ना करो। इसलिए आप जब चैप्टर कंप्लीट करो उसके तुरंत बाद आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी आप देख लो। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, एमसीक्यूज, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि चैप्टर में माइन्यूट माइन्यूट जो चीजें हैं वो किस हद तक हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है। राइट, हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें कुछ डेट्स या कुछ ईयर्स याद करने की जरूरत है हमको, कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम, कुछ इवेंट्स, तो वो हम सबको याद रखने की जरूरत है। एमसीक्यूज से रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड सिर्फ डेट्स और इकोनॉमिस्ट वगैरह के नाम और कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स जो में हम आपको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एज अ बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है? इस चैप्टर, लुक, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। अब आज की इकोनॉमी को समझने के लिए, आज की इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए, प्रायर जो इकोनॉमी रह चुकी है, जो अलग अलग साल में इकोनॉमी रह चुकी है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आज की इकोनॉमी पे भी होगा। सर जरूर होगा। तो इसीलिए हम इस इकोनॉमी को समझ रहे हैं कि क्या ऐसा बुरा हुआ ब्रिटिश रूल में, क्या ऐसा अच्छा हुआ जिसका इम्पैक्ट आज इंडियन इकोनॉमी या तो झेल रही है, या अगर अच्छा हुआ है तो फ्लरिश कर रही है। तो वो सब जो चीजें हैं, वो सब जो फैक्टर्स हैं जो इस इकोनॉमी में थे, जो इस टाइम की इकोनॉमी पे थे, और वो आज की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो क्या क्या थे, कैसी कैसी चीजें थी। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग सेक्टर्स को लेके, अलग अलग पीरियड्स को लेके। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल से पहले, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था 1757 में। ठीक है, तो इससे पहले की थोड़ी बहुत इकोनॉमी हम जानेंगे। उसके बाद 1757 से लेके 1947 में, जब ये जो डेट थी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इस बीच क्या हुआ, और इस दिन हमारी इकोनॉमी का स्टेट कैसा था, तो वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर का मैंने बेसिक बता दिया कि हम क्यों पढ़ने वाले हैं चैप्टर, और मैंने ये भी बता दिया कि ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ था। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासे हुआ था, उसके बाद हमारा ये जो ब्रिटिश रूल है ना, ये ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश रूल की जो जड़ें हैं वो यहाँ से मजबूत होना शुरू हुई, और 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने हम पे राज किया था। ठीक है, ये अराउंड 190 ईयर्स होता है, हम लोग बोलते हैं ओवरऑल, रफली इट इज 200 ईयर्स,
बट टू बी एग्जैक्ट इट इज 190 ईयर्स। तो 190 ईयर्स अराउंड उन्होंने हम पे राज किया, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिश रूल 190 साल रहा, 1757 से लेके 1947। ये साल याद रखना, 1757 बैटल ऑफ प्लासे जो हम लोग हारे थे, उसके बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था। तब से लेके 1947 में 7 तक उन्होंने हम पे राज किया था। ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में ये मेजर यही टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हम लोग पार्ट 1 में कवर कर लेंगे, मतलब आज अभी। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, फॉरेन ट्रेड से लेके टिल कंक्लूजन, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड देन कंक्लूजन। ये चैप्टर, ये टॉपिक्स जो है हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर, ये तो क्लियर हो गया हमको कि इस चैप्टर में, इस जो वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर मैं आपको बता चुका हूं, हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमको इसको पढ़ने के लिए पढ़ने से क्या मिलेगा। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल का ओरिजिन भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये ब्रिटिश रूल का ओरिजिन था, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। अब रूल का पर्पस क्या था? ब्रिटिश रूल जब स्टेब्लिश हुआ, जब कोई भी कंट्री किसी कंट्री पे रूल करती है ना, जब कोई भी कंट्री किसी कंट्री पे राज करती है, तो उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है उस इकोनॉमी को यूज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन गुड्स। तो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए उस इकोनॉमी को यूज करना, इसीलिए उस इकोनॉमी को ना फीडर इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने हम पे राज किया था। तो फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है? मतलब हमारे रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करते थे, हमारी इकोनॉमी से ले जाके, हमारी कंट्री से ले जाके अपनी कंट्री में माल बनाना या कुछ भी करना, एक्सप्लॉइट करना हमारे नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो सब करते थे। उनका पर्पस वही था, अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब अभी हम चैप्टर में घुसे नहीं है, ठीक है, अभी हम चैप्टर में घुसे नहीं है, अभी हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, अब हम चैप्टर में घुसना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अब ये कॉलोनियलिज्म, एक वर्ड तुमने सुना होगा या पहले सुना होगा, पहले पढ़ा होगा, या मतलब तुम चैप्टर में पढ़ोगे कॉलोनियलिज्म या कॉलोनी क्या होता है या कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या होता है। तो मैं बता दूं, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी या कॉलोनियल गवर्नमेंट, राइट, ये एक वर्ड से बना है जो है कॉलोनी। इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब क्या होता है? या जब एक कंट्री या जब एक टेरिटरी, राइट, जब एक कंट्री या एक टेरिटरी दूसरी कंट्री या टेरिटरी पर पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है, पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करती है, किस पर्पस से? अभी हमने डिस्कस किया था, किस पर्पस से? अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। उस केस में जो दूसरी कंट्री या टेरिटरी है जिस पर राज किया जा रहा है, या जिसका पॉलिटिकल कंट्रोल छीना है, उस कंट्री या टेरिटरी को कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, और जो राज कर रही है उस कंट्री या टेरिटरी को रूलर बोलते हैं, रूलर और कॉलोनी। और ये जो सिस्टम है ना दोस्त, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं? एक कंट्री दूसरी कंट्री में पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है, तो दूसरी कंट्री को या टेरिटरी को कॉलोनी बोलते हैं, और पहली कंट्री या टेरिटरी को रूलर बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? तो इस कंट्री या टेरिटरी में जो गवर्नमेंट है, इसने यहाँ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी होगी इसको एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट को हम लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो कुछ नहीं होगा, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे।
अब जो ब्रिटिश रूल था ना, ये एक बेसिक है, मतलब ये मैंने इसमें डाल दिया चैप्टर, बट हम लोग को बीच में पढ़ना चाहिए, बट मैंने डाल दिया स्टार्टिंग में। हम स्टार्टिंग में समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के दौरान किसी ने कोई ब्रिटिशर्स ने कोई स्टेप्स नहीं लिए थे उसको इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए। तो कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट या कुछ फॉरेन इकोनॉमिस्ट आगे आए थे जिन्होंने एस्टिमेट की थी। वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, ये नाम याद कर लेना। दादाभाई नारोजी, आरसी देसाई, वीके आरवी राव, विलियम डिग्बी एंड फिनले शिराज। तो ये 5 इकोनॉमिस्ट के नाम याद कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ। दादाभाई नारोजी, आरसी देसाई, वीके आरवी राव, फिनले शिराज एंड विलियम डिग्बी। तो ये 5 नाम थे। इनमें सबसे सिग्निफिकेंट एस्टिमेट किसका था, सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट जिसका माना जाता है वो था वीके आरवी राव, डॉक्टर वीके आरवी राव। इनका एस्टिमेट सबसे तगड़ा था। इनका एस्टिमेट क्या था, तो ये एस्टिमेट्स इनके दिए हुए थे। ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन्होंने एस्टिमेट की थी 0.5%। हाँ, सिर्फ 0.5%। और ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज 2%, ओनली 2%। तो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम पता चल गई 0.5%, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पता लगी 2%। ये याद कर लेना रेट्स, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो ये रेट्स आप लोग याद कर लेना, 0.5% और 2%। ये क्वेश्चन आ सकता है यार 1 मार्क का, ठीक है। हम चैप्टर में घुस चुके हैं, हम चैप्टर बिल्कुल तबीयत से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ये सर क्यों जानना जरूरी है। जानना जरूरी इसलिए है कि उससे हमें बेटर पता लगेगा कि कहाँ कहाँ हमको ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था हमारी इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये हम समझेंगे विथ 3 लाइंस, ओनली 3 लाइंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन भी आया तो या मेरे ख्याल से 3, ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है तो। क्या था सर, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब होता है सक्सेसफुल इकोनॉमी ड्यू टू वेरियस रीजंस। काफी सारे रीजंस थे, ठीक है। अग्रेरियन इकोनॉमी एंड देन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जाने नहीं देंगे, पढ़ेंगे। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब, प्रॉस्परस इकोनॉमी किस किस वजह से थी। इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रिलायंट थे, ठीक है। हम लोग इंडिपेंडेंट थे और सेल्फ रिलायंट थे। इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट देखने और पढ़ने में एक जैसा लगता है कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट का मतलब एक जैसा होगा, पर ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट का मतलब अलग अलग है। कैसे, इंडिपेंडेंट जब होते हो ना आप लोग, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो इंडिपेंडेंट इज अ फैक्ट दैट यू आर इंडिपेंडेंट। आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपको कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी कंट्री में वो सब कुछ अवेलेबल है। आप डिपेंड नहीं, आप डिपेंड नहीं हो किसी पे, आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट एक थिंकिंग है, समझ रहे हो। इंडिपेंडेंट इज अ फैक्ट और सेल्फ रिलायंट इज थिंकिंग कि वी आर इंडिपेंडेंट। सेल्फ रिलायंट मतलब हम इंडिपेंडेंट तो नहीं है पर हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, पर हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। और हम लोग बात करते हैं ना यार आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये हम लोग पहले ही थे, ब्रिटिश रूल से पहले ही हम लोग थे। हम लोग को किसी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हम लोग अपना पेट पालन खुद से कर लेते थे, हमें किसी बाहर की इकोनॉमी की कोई जरूरत नहीं थी। तो हम लोग ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट थे बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। उस वजह से हम हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस भी थी। सेकेंड पॉइंट, अग्रेरियन इकोनॉमी। अग्रेरियन इकोनॉमी अगर आप ध्यान से पढ़ो इस वर्ड को तो वैसे क्लियर हो जाएगा। एजीआर, एग्रीकल्चर। अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी वो मोस्टली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। मतलब कि 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन का जो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, ठीक है, वो एग्रीकल्चर था।
ठीक है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को अग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता था, क्योंकि मोस्टली हम लोग डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर पे, एज द मेन सोर्स ऑफ आर इनकम। अब दूसरा तीसरा पॉइंट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ना, इसमें एक मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर में एक अलग से टॉपिक ही है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम अच्छा हो रहा था इंडिया में बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, वो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर से हम लोग अपना काम चला रहे थे, बट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमको एक पहचान दे रही थी, एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दे रही थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया को। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वी वर फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, metal and precious stones work, etc. We were there was a worldwide market due to reputation of fine quality. तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वैरायटी थी हमारे पास, और इसका प्रमोशन जो है ना, राजा महाराजा बहुत जो वर्ल्ड टूर्स पे जाते थे या जो फॉरेन टूर्स पे जाते थे, तो वो काफी करते थे। तो इसीलिए हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा फैलने लगी, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होता था हैंडीक्राफ्ट्स का। तो ये जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बहुत वेल नोन थी। तो ये जो तीन कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी इकोनॉमी थी कैसी। अग्रेरियन इकोनॉमी, जहां हमारा मेन सोर्स एग्रीकल्चर था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से हम जाने जाते थे। तीसरा प्रॉस्परस इकोनॉमी, हम सक्सेसफुल थे, हम इंडिपेंडेंट थे, हम सेल्फ रिलायंट थे। तो इन 3 पॉइंट से कवर कर लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, colonial exploitation of Indian economy under British rule। इस टॉपिक में ऐसा क्या है, इस टॉपिक में हम लोग 3 सेक्टर्स के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, यहाँ जहाँ घुस के इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आए थे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, या जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेड है, या जो हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेड है, वो बर्बाद हुआ था। किस तरह से एक्सप्लॉइट किया था, कौन सी पॉलिसीज बनाई थी सर, ये हम अब देखेंगे। अब मतलब कब, अभी इस वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कैसे? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार। ठीक है, हौले हौले चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, कोई प्यार व्यार नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल में पहला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो एक्सप्लॉइट किया था, जिस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया था, वो हम शायद आज तक भुगत रहे हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जो मेनली जो हुआ था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको लेके आए थे। सर ये थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ब्रिटिश आर्मी जनरल। उनको गवर्नर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया था, गवर्नर जनरल के तौर पे उनको अपॉइंट किया था इंडिया में। तो 1793 में वो जमींदारी सिस्टम लेके आए थे, जिसके थ्रू उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी तैसी कर दी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बर्बाद कर दिया था। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के। अब जमींदारी सिस्टम आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत पता भी होगा जमींदारी सिस्टम क्या था क्या नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आए थे, कब लेके आए थे? तो 1793 में लेके आए थे। जमींदारी सिस्टम को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया था। अच्छा, जमींदारी सिस्टम से याद आया, आप लोगों ने लगान पिक्चर देखी है, जिसमें कचरा था, भुवन था, गौरी थी, याद आया कुछ? तो हाँ, वो मेरे ख्याल से आप लोग बॉर्न हुए होंगे 2002 और 3 में, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लगान शायद पिक्चर रिलीज हुई थी 2001 में। पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी होगी, लेकिन
दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर इन दैट टाइम। तो लगान देख लेना, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। अगर आपने नहीं देख रखी, अगर आपने देखी रखी तो बहुत ही अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, उससे बेटर पता लगेगा। बट स्टिल हम लोग समझेंगे। मैंने एक वे आउट निकाला है इसको बेटर याद रखने का, जमींदारी सिस्टम को याद रखने का। देखो मैं कैरेक्टर्स लेके आया हूँ, जियान, सुनियो और नोबिता। आई होप इस इन कैरेक्टर्स से तो आप फेमिलियर होगी। जियान, सुनियो और नोबिता याद आ गया। जियान हमेशा लड़ता रहता है, मारता रहता है दूसरों को। सुनियो बड़ा पैसे वाला होता है, बहुत पैसे वाला होता है, हमेशा शो ऑफ करता रहता है। और नोबिता बेचारा हमेशा रोता रहता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते, ठीक है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है। तो मेरी जो कहानी है उसमें भुवन कचरा वगैरह तो नहीं है, बट इसमें जियान, सुनियो और नोबिता है। अब नोबिता समझ जाओ, जमींदारी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ये टिलर है, सुनियो जमींदार है और जियान ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अब जमींदारी सिस्टम में होता क्या था? जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? एक होता था जमींदार, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, और तीसरा होता था नोबिता, दैट इज फार्मर और टिलर। तो इसमें क्या होता था, एक राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक राइट प्रोवाइड करती थी जमींदार को। जमींदार होते कौन थे? जमींदार कौन होते थे? जमींदार यार ये डिक्लेयर्ड ओनर होते थे। डिक्लेयर्ड ओनर, याद रखना इस वर्ड को, डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ लैंड। लैंड के एक्चुअल ओनर नहीं होते थे, लेकिन डिक्लेयर्ड ओनर होते थे। इनको लैंड का ओनर डिक्लेयर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको राइट देती थी। क्या राइट देती थी? इनको राइट देती थी, तुम जितना चाहे उतना रेंट आप वसूल कर सकते हो इस लैंड का, अगर फार्मर इस लैंड को यूज करता है अपने प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब फार्मर कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, इसको लगान देना पड़ता था। लगान इस काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है, लगान एक टैक्स था। तो लगान एक टैक्स था जो इसको हर साल फार्मर को, हर साल जमींदार को देना पड़ता था। अब जमींदार क्या करता था? जमींदार इसमें से 1/11 हिस्सा अपने पास रख लेता था और 10/11 हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। यस, मतलब अगर मेरे को 1100 रुपए मिले फार्मर से एज अ जमींदार, अगर मैं जमींदार हूं और मेरे को 1100 रुपए मिले, तो मैं 100 रुपए तो अपने पास रखूंगा, ठीक है, बाकी के बचे 1000 मैं दूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इनके पास क्या बचता था? कुछ भी नहीं। नोबिता के पास कुछ नहीं बचता था, वो बस रोता रहता था, ठीक है। और बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रह जाएगा। और आप अगर आपने लगान मूवी देखी है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, जियान है, वो जमींदार को बोलता है भाई मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है, जितना भी आप रेंट कलेक्ट करते हो उसमें से 10/11 मेरे को चाहिए, और मैं उसके बदले में तुम्हें जितना भी कलेक्ट करना है रेंट और लगान, वो मैं तुमको देता हूँ, राइट देता हूँ उसका। उस राइट को यूज करके वो फार्मर्स को राइट देते थे कि तुम मेरी लैंड यूज करो, मेरी लैंड यूज करो, जितना भी प्रोडक्शन करते हो, और अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करके लगान उस पर लगा देता था। अब ये लगान थी ना, वो छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। अब जमींदार क्या करता था, जितनी ये लग्जरी पे खर्च करता था, अपनी लग्जरी पे, अपने घोड़े और अपने घोड़े हाथियों पे चलने वाले ये लोग थे, तो अपने घोड़े हाथियों पे खर्च कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन पे खर्च कर रहे हैं, तो उन सब में ये लोग खर्च करते थे जमींदार लोग और अल्टीमेटली फार्मर्स को पिसना होता था। तो जब भी जमींदार को लगता था कि यार मेरी लग्जरी कम हो रही है, या मेरे को ज्यादा पैसों की जरूरत है, या मेरे को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, तो किस पे जाते थे? फार्मर्स पे, कि भाई अब लगान डबल हो गया, अब लगान ट्रिपल हो गया, तो वो सब होता था। तो अल्टीमेटली पिसता कौन था यहाँ पे? चक्की कौन है? फार्मर, टिलर,
टिलर पिस रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब हम लोग पढ़ रहे हैं। जमींदारी सिस्टम होप क्लियर हो गई होगी। जमींदार और टिलर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अब समझ में तो आ गया, गरीब कौन है? टिलर। अमीर कौन है? जमींदार। और जो खड़ूस है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में तो आ गया। जमींदार was declared owner of land. जमींदार was acting as an intermediary between tillers and British government. याद रखना है, इंटरमीडियरी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट उनसे लगान नहीं वसूलती थी, जमींदार के थ्रू वसूलती थी, ठीक है। और फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था जमींदार को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। कितना? 1/11 टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। दे वर अलाउड टू कलेक्ट एज मच एज पॉसिबल और एज मच एज दे विश्ड लगान। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये पॉइंट हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी समझना बहुत जरूरी है कि जमींदारों ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए थे, या लिए भी थे तो बहुत बहुत छोटे लेवल पे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं था उनका, ठीक है। स्पेंड देयर रेवेन्यूज ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये हमने पहले भी पढ़ लिया अभी। अब टिलर्स के बारे में दो तीन बातें। फिजिकली वीक थे भाई। फिजिकली वीक थे कि आप पूरे दिन मेहनत करते रहते थे, कुछ मिलता नहीं था, फिजिकली वीक हो गए, खाने को भी नहीं मिलता था, फिजिकली वीक हो गए। इकोनॉमिकली वीक, भाई अपने जो प्रोडक्शन करते थे वो ऐसा लगान वो लोग दे देते थे, उनके पास कुछ अपने खाने के लिए नहीं बचता था, तो इकोनॉमिकली भी वीक होते गए, ठीक है। अब दे वर नॉट लेफ्ट विद इनफ फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्व्स, अपने खाने के लिए भी उनके पास नहीं बचा कुछ भी। अब और उनके जो रेट्स या लगान में कहूँ तो काफी फ्रीक्वेंटली बढ़ाए जाते थे, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। और अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन उनका होता ही था ऑफ टिलर्स बाय जमींदार। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जमींदार उनका अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करते थे अपने बेनिफिट के लिए, तो सब अपने बेनिफिट के लिए चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए चल रही थी, जमींदार लोग अपने बेनिफिट के लिए चल रहे थे, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया जमींदार सिस्टम। जियान, नोबिता और सोनिया। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में हम 3 पॉइंट पढ़ने वाले थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉयट किया था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं बता दूं, ज्यादा कुछ था नहीं। हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी कुछ खास थी नहीं, तो हमारे पास था क्या? हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी, बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी एंड वेराइटी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी थी। अब उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय किया हमारी इंडस्ट्री को? उन्होंने ऐसे डिस्ट्रॉय किया कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है टू फॉरेन कंट्रीज, उस पर लगा दी हैवी ड्यूटी। उससे क्या हुआ? जो एक्सपोर्टर हैं वो डिमोरलाइज हो गए। एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट हैवी रेट्स, तो आप समझो अगर 100 रुपए का कुछ है, आइटम है, ठीक है, उस पे आपने पहले लगता था रेट फॉर एग्जांपल 20 रुपए का, तो वो 120 रुपए का फॉरेन कंट्री में पड़ता था। अब उस पे लगा दिया 20 रुपए की जगह 100 रुपए टैक्स, तो अब 100 का कितने का पड़ रहा है? 200 रुपए का। तो क्यों खरीदेगा फॉरेन कंट्री में कोई? समझ रहे हो? तो एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटीज लगा दी, हैवी ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन डिमांड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। फॉरेन डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। और इंपोर्ट्स जो हैं, समझ रहे हो तुम, जो इंपोर्ट्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंपोर्ट्स हैं वो ड्यूटी फ्री कर दिए। कैसे? इससे हुआ क्या? जो इंपोर्ट्स है ड्यूटी फ्री करके क्या हुआ? इनसे जो सप्लाई थी ना वो यहाँ पे ज्यादा होने लगी, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट पहुंचता था, यहाँ इंडिया में जो प्रोडक्ट पहुंचता था वो सस्ता पहुंचता था, अब सस्ता पहुंचने लग गया, ठीक है। इंडिया में जो पहुंच रहा है वो प्रोडक्ट वो सस्ता पहुंच रहा है। अब ऐसे करके इन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सर सस्ता पहुंच रहा है, ठीक है। इससे ये समझ में नहीं आया कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई।
फॉरेन डिमांड का तो समझ में आ गया कि यार एक्सपोर्ट पे जो है रेट्स बढ़ा दिए तो फॉरेन डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई। अब डोमेस्टिक डिमांड कैसे डिस्ट्रॉय हुई? यार इतना सिंपल है ना समझना। ड्यूटी फ्री किया, अब यहाँ जो डिमांड थी फॉरेन, जो डोमेस्टिक डिमांड थी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स महंगे होते थे। अब यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स आने लगे ना, तो मशीन मेड होते थे, मशीन मेड, तो इनकी जो कॉस्टिंग होती थी वो कम होती थी, ठीक है, और इनको टाइम जो लगता था वो कम लगता था, और ऊपर से टैक्स हो गया फ्री, तो ये तो सस्ते हो गए ना, ये सस्ते हो गए। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट पहले विद इंपोर्ट ड्यूटी 150 का आता था, अब वो शायद 110 का आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो जो हैंडीक्राफ्ट मेड, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो फॉर एग्जांपल 120 का आ रहा है, तो बंदा क्या खरीदेगा? ये 110 वाला ये खरीदेगा ना, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉय होने लगी। ऐसे धीरे धीरे करके तो हम चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये जो सस्ते प्रोडक्ट्स बेच बेच के चला जाता है ना चाइना हमको, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि हमें शुरू से आदत रही है बाहर के प्रोडक्ट्स का यूज करना। क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। चलिए खैर, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरा टॉपिक इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में, जो है इंटरनेशनल ट्रेड। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। किसमें? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में, अंडर ब्रिटिश रूल। अब इंटरनेशनल ट्रेड बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। इंटरनेशनल ट्रेड में मेनली हमारा था ही क्या? हैंडीक्राफ्ट चीज तो एक्सपोर्ट होते थे ज्यादातर। पर इन्होंने यहाँ पे क्या किया? एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आए, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ मतलब तो रेट होता है, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, ठीक है, लिखूं कैसे? भेदभाव, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ, चलिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम सही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, पर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे सर? यहाँ जो इंडिया है ना, ये इंडिया है, ये अदर फॉरेन कंट्रीज है। अदर फॉरेन कंट्रीज है, इसमें ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटेन नहीं है इसमें, ठीक है। अदर फॉरेन कंट्रीज में ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन यहाँ, ब्रिटेन, और ये अदर फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन। तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो रहा है वो हैवी ड्यूटी पे हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है, हैवी ड्यूटी लगा दी इस पे। अब यहां से इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होगा रॉ मटेरियल का, वो होगा ड्यूटी फ्री। जो भी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होगा ब्रिटेन को, वो होगा ड्यूटी फ्री। और जो भी इंपोर्ट होगा फिनिश्ड गुड का, वो भी ड्यूटी फ्री होगा। मतलब जो भी माल जा रहा है ड्यूटी फ्री जा रहा है, जो भी माल आ रहा है वो भी ड्यूटी फ्री आ रहा है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा ना दोस्त, ये यहाँ जो माल है ना, रॉ मटेरियल, यहाँ जाके ये सस्ता, यहाँ पे सस्ता आएगा, प्रोसेस होगा, यहाँ से जाएगा, ये भी सस्ता, डबल ड्यूटी बच गई ना। इनकी कॉस्ट कितनी आई? इनकी एक आई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनकी एक आई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक इनकी आई प्रोसेसिंग कॉस्ट। इनकी ड्यूटी, टैक्स, या मैं कहूं टैरिफ, वो तो पूरा एग्जेम्प्टी हो गया ना एक तरह से, जीरो। इससे क्या फर्क पड़ा मैं बताता हूं। इससे ये फर्क पड़ा कि जब इंडिया से कहीं और भी प्रोडक्ट, कहीं और माल जा रहा है, हैवी ड्यूटी के कारण डिमांड कम हो गई, फॉरेन डिमांड कम हो गई, तो इंटरनेशनल ट्रेड पे कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड पे। अब इंटरनेशनल ट्रेड हम करते क्यों हैं? ताकि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस आए,
एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है जहां एक्सपोर्ट जो है ज्यादा है इंपोर्ट से, इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस, इसीलिए हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब जब एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, जब एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का लेवल ही कम हो गया, डिमांड ही कम हो गई है फॉरेन मार्केट्स में तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अब ब्रिटेन में क्या हुआ, अब ब्रिटेन से तो लेकिन पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बट ड्यूटी फ्री, कोई फायदा ही नहीं है ना। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हो तो भी तुम्हारी ड्यूटी नहीं लग रही है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम यहां से भी गए, हम यहां से भी गए। तो इसीलिए बोला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, सोची समझी साजिश, सोची समझी साजिश, सब बर्बाद किया, इंटरनेशनल ट्रेड पूरा बर्बाद किया। ठीक है, सिर्फ किसके लिए, अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता रहा, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता रहा इंडिया। कैसे, यहां पे, यहां से कॉटन, सिल्क, जूट वगैरह वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। कॉटन, सिल्क, जूट वगैरह वगैरह यहाँ से रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेते थे, कि वहां रॉ मटेरियल्स की कमी थी ना। यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से जो रिसोर्सेज थे वो उनका यूज करके रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाके यहाँ पे प्रोसेस करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते थे। अब यहाँ पे आ गए कपड़े, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सस्ते पड़ते थे, लोग यहाँ खरीदने लग गए, डोमेस्टिक डिमांड बन गई। डोमेस्टिक डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ जो इंपोर्टेड गुड्स की जो डिमांड है, इंपोर्टेड गुड्स डिमांड वो बढ़ गई। क्यों, सस्ते की वजह से, प्लस फिनिशिंग इनमें ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली मशीन अगर कुछ बनाएगी और आदमी कुछ बनाएगा, फर्क तो होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि इंडिया की इकोनॉमी की वाट लगाना, हर तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, हर चारों खाने चित्त, जिसका मतलब है। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी समझ में आ गया कि कैसे कैसे हुआ। ड्यू टू विच तो इंडिया हो गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यू टू विच इंडियन इकोनॉमी बिकेम बोथ स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी। अब स्टैग्नेंट और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट और बैकवर्ड का मतलब जो इकोनॉमी है, इंडियन स्टैग्नेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, या अगर है भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, या अगर है भी तो बहुत स्लो ग्रोथ है, समझते हैं। और बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिटरमिन करते हैं इकोनॉमी बैकवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, डेथ रेट हाई, और जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई है, हाई बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, फिर पुअर हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज बहुत पुअर है, और लो पर कैपिटा इनकम, और फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। तो ये जो फैक्टर्स मिलते हैं ना, तब इकोनॉमी को बनाते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी समझ में आ गया, मतलब जहाँ हाई बर्थ रेट और डेथ रेट है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पुअर हेल्थ सर्विसेज है, हम फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी बनती है बैकवर्ड इकोनॉमी। अब आ जाते हैं हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी पे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है जहां मैंने बताया कि स्लो या नो ग्रोथ इकोनॉमी। तो अब इस टाइम अगर मैं बात करूं, हम ले लेते हैं ग्राफ पे ईयर्स। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं पर कैपिटा इनकम, फॉर एग्जांपल 100, 150, 200, तो 250 फॉर एग्जांपल। ठीक है,
अब ये है फिगर्स पे मत जाना, ठीक है। ये 1900 है, ये 1950, सॉरी ये 1800 है, ये 1850 है, ये 1900 है, ये 1950 है, ये 2000 है, और ये है आगे का पीरियड 2020 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी चल रही थी, ऐसी चल रही थी हमारी इकोनॉमी, बहुत स्लो, बहुत स्लो। जो पेस हमारी इकोनॉमी ने पकड़ी वो 1950 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। तो यहाँ जो हमारी इकोनॉमी रही ना, यहाँ जो इकोनॉमी हमारी रही इस पीरियड को बोलेंगे हम स्टैग्नेंसी। हमारी इकोनॉमी हमारी इस टाइम पे स्टैग्नेंट रही, ग्रोथ थी नहीं, या थी तो बहुत कम, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्लियर हो गया, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्लियर हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया हमारा खत्म नहीं हुआ है, पढ़ेंगे बाद में और भी डिटेल में। बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का, वो मैंने समझा दिया, मतलब बेस तुम्हारा क्लियर हो चुका है। इसमें हमने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आई बारी एग्रीकल्चर सेक्टर की डिटेल में पढ़ने की। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत हम डिटेल में पढ़ लेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक्सप्लॉइट किया, वो सब किया क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने लाए, या क्या क्या ऐसे क्या नाम है सिस्टम्स लेके आए। फॉर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम, जिसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे एक डिटेल्ड व्यू, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की ईव के दौरान हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हो गया, तो ऐसा हो गया। तो अब जो ब्रिटिश रूल के दौरान हमने जो पढ़ा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, तो वो सब हमने पढ़ लिया। अब ब्रिटिश रूल के पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश रूल से पहले हम लोग जो मेनली डिपेंडेंट थे, जो हमारी मेन सोर्स थी हमारी मेजर पॉपुलेशन की, वो क्या थी, एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी इनकम डिराइव कर रहे थे, कहाँ से, एग्रीकल्चर से। तो मैं बता दूं मेनली नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन were dependent on the agriculture as the main source of income, that is directly और indirectly कहीं ना कहीं। ये थी बात बिफोर ब्रिटिश रूल, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मेनली क्रॉप फार्मिंग होती थी और कैटल फार्मिंग होती थी, ठीक है। इंटरमीडियरी कोई नहीं था ब्रिटिश रूल के अंदर, जमींदार थे, वो इंटरमीडियरी का काम कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसमें। तो यहाँ पे राजा और प्रजा के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं था। जो भी टैक्स होता था, जो भी कुछ होता था, वो डायरेक्ट राजा को पे करते थे। जो फार्मर्स थे वो राजा को डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू पे करते थे। तो कोई भी जमींदार का किस्सा नहीं था। जमींदार मतलब सोनियो, करेक्ट, सोनियो। तो prosperity and stability वर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन रूरल इंडिया। तो बड़ी खुशहाली थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल से पहले अपना कोई दबाव नहीं था किसी भी तरह का, अपना खाते थे, अपना कमाते थे और अपना उगाते थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे हो गया भाई, बैकवर्ड हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पूरा बैकवर्ड हो गया, पिछड़ गया बिल्कुल, और स्टैग्नेंट हो गया। स्टैग्नेंट का मतलब हमने बोला था कि हमने पढ़ा था पहले, स्टैग्नेंट का मतलब कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत ना के बराबर। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था दोस्तों, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। बैकवर्ड का मतलब वो हमने कुछ वो पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे, फैक्टर्स पढ़े थे, राइट। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, याद आ गया, बस 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 बस। अब बैकवर्ड और स्टैग्नेंट तो हम पहले पढ़ेंगे बैकवर्ड के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि बैकवर्ड किन किन वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड कहलाया गया इंडिपेंडेंस के टाइम तक। तो
बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड हो गया। और इसको बढ़ाने के लिए ना कोई ब्रिटिश रूल ने, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनफैक्ट कुछ किया नहीं, उसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लिए। तो लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दोनों ही लो थे हमारे, जिसके चलते हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड हुआ। अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या होता है? प्रोडक्शन होता है टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। इसमें फर्क क्या है? प्रोडक्शन हो गया हमारा पूरा जो हमने उगाया, फॉर एग्जांपल 100 किलो अनाज हमने उगाया तो हमारा हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? प्रोडक्शन हमने फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर पे उगाया, सॉरी 2 हेक्टेयर पे उगाया हमने 100 किलो अनाज, तो प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 100 बाय 2 इक्वल्स टू 50 kg पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज आर प्रोडक्टिविटी। तो वो दोनों भी लो थे, प्रोडक्शन भी नहीं था, प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, ठीक है, which is caused by lack of means as well as incentives on part of cultivators। कल्टिवेटर्स के पास कोई अच्छे साधन नहीं थे, इरिगेशन के साधन नहीं थे, अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते, और ब्रिटिशर्स ने भी कोई हेल्प नहीं करी। तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हमेशा लो रहती थी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड हुआ। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ऐसे 4 फैक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जी हाँ 4। दूसरा फैक्टर, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब हम जो अपने एग्रीकल्चर जो हमारा रहता था, ठीक है, हम लोग हाईली डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे। मतलब अगर बारिश हुई अच्छी तो हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा होगा, अगर बारिश नहीं हुई, किसी साल बारिश नहीं हुई तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो मतलब गुड रेनफॉल इक्वल्स टू गुड आउटपुट, पुअर रेनफॉल इक्वल्स टू पुअर आउटपुट। समझदार हो। और जैसा मैंने पहले बताया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी इरिगेशन, मींस ऑफ इरिगेशन के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया था, जिसके चलते ये लोग इसको मात दे पाते, अनसर्टेनिटी को। हुआ ही नहीं, कुछ स्टेप ही नहीं लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट में, इसलिए हमेशा वो रेनफॉल पे डिपेंड होके रह गए। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा फैक्टर, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अरे सबसिस्टेंस फार्मिंग की बहुत डोमिनेंस थी। सर ये अजीब सा वर्ड है यार, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या भला है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है खुद के लिए, खुद के लिए, मतलब जो फार्मिंग कर रहा है अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए, अपने खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तब ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। जो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारा खेत है, हमने इसमें प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो यहाँ आलू बोलिए, यहाँ भिंडी बोली, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है, फॉर एग्जांपल करेला कर दिया, यहाँ पे आम कर दिए। तो इस तरह से हम यूटिलाइज कर लेते थे अपने अपने खुद के खाने के लिए, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली, तो दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। नो और लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल, या तो कोई सरप्लस रहता नहीं था, रहता भी था तो थोड़ा बहुत बचता था तो बेच देते थे, ठीक है। ड्यू टू विच बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड, तो इसी वजह से बैकवर्डनेस जो है वो रही थी एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करते थे, हम सिर्फ अपने लिए, अपने खुद के खाने के लिए प्रोडक्शन करते थे। इसलिए हम लोग ज्यादा दिमाग भी नहीं मारते थे कि कैसे डेवलप, कैसे और बेटर हो सकता है एग्रीकल्चर, कैसे डेवलप हो सकता है, या किसी से हेल्प ली कि भाई ये इसमें कुछ उसका उपाय बताओ कि और हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो लो प्रोडक्शन में भी खुश थे। अब चौथा पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। ये क्या भला है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स? तो इसमें क्या होता था, स्मॉल मतलब छोटे, छोटी होल्डिंग्स, फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरी हुई, टुकड़े। तो फॉर एग्जांपल एक लैंड होल्डिंग है, ठीक है,
ये एक आदमी की लैंड होल्डिंग है, ठीक है। अब इसके जो है 4 बच्चे हैं, मुस्टंडे लड़के, ठीक है, 4 लड़के हैं, 1 2 3 4। अब ये जब मरेगा ना तो इस लैंड के 4 हिस्से होंगे, ठीक है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। फॉर एग्जाम्पल इसमें से चौथा मर गया, इसके 2 बच्चे थे, तो ये 2 में डिवाइड हो गई। तो आप खुद बताओ, जो प्रोडक्शन इस टोटल लैंड पे होता इन टोटल, वो आधी पद्दी लैंड पे कैसे होगा, छोटी सी लैंड पे। तो ये जो फ्रेगमेंटेड होल्डिंग बचती थी, जो हेरिडिटी में जो मतलब हमको उसमें मिलती थी ना लैंड एज पर विल, इनहेरिटेंस जो मिलती थी हमको, तो ये जो होल्डिंग्स है ना बहुत छोटी छोटी रह जाती थी, बहुत छोटी छोटी रह जाती थी, ठीक है, बहुत छोटी छोटी। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हो पाता था, तो हमारा आउटपुट जो है कम निकलता था, हमारी यील्डिंग रेट बहुत ही कम निकलती थी। तो इस वजह से वो ये एक कारण बना, ये एक कारण बना बैकवर्ड एग्रीकल्चर का। बैकवर्ड एग्रीकल्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि जो प्रोडक्शन था और प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी। किन कारणों की वजह से, बहुत सारे कारण हमने पढ़े। फिर जो डोमिनेंस जो सॉरी जो हम लोग जो थे वो हम हाईली डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे, ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी वाज देयर। फिर हमने पढ़ा डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे हम लोग बहुत मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाज वन ऑफ द रीजन फॉर बिहाइंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर। और फिर हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। 4 पॉइंट पढ़े हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, दैट इज बैकवर्ड एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट ही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ते हो आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखो, उसमें कुछ नोट्स वगैरह मत बनाना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाने बैठ गए तो आप स्किप कर जाओगे कुछ चीज, तो वो चीज मत करो। जैसे भी आपको लगता है कि आपको ब्रेक लेना है तो आप ब्रेक ले सकते हो, कभी भी वीडियो पॉज करके दोबारा चला लेना, ठीक है। तो लेकिन कंसंट्रेशन, जितनी भी वीडियो देख रहे हो ना, एक टाइम पे 15 मिनट की देख रहे हो चाहे 20 मिनट की देख रहे हो, चाहे वो देख रहे हो पौन घंटे की या 1 घंटे की, तुमको देखना कंसंट्रेशन के साथ है और सुनना भी है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा तुम वो देख सकते हो, चैप्टर देख सकते हो, चैप्टर पढ़ सकते हो। उसके बाद आप जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मेरे को क्या लिखना होगा, वैसा। तो वो सब कब करना है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम लोग पहले चैप्टर ये थोड़ा एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जब सारे वीडियोस आपके खत्म हो जाएंगे ना इस चैप्टर के, तब आप अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूट्यूब पे पढ़िए, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। अब स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर कैसे हुआ, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर कैसे हुआ, ऐसा सिचुएशन जहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ ही नहीं हो रही है भाई साहब। एग्रीकल्चर बिल्कुल मतलब रुका पड़ा है, मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत स्लो, बहुत आराम आराम से। तो अगर हम कंपेयर करें पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम को, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थोड़ी बड़े लेवल पे हुई, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट थी। क्या कारण रहे, एक सबसे बड़ा कारण तो यार यही रहा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। कहाँ, कब लेके आए थे, 1793 में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे जमींदारी सिस्टम। उनका पूरा नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस, और वो ब्रिटिश आर्मी जनरल थे। उनको गवर्नर जनरल इन इंडिया अपॉइंट किया गया था।
तो इस जमींदारी सिस्टम वाज द मेन रीजन बिहाइंड स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट वाज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या मतलब है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन? मतलब फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, हमने पढ़ा था कि लोग जो किसान है ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे अपने लिए, मतलब खुद के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, सेल्फ के लिए। फोर्स कमर्शियलाइजेशन क्या बोला है? फोर्स कमर्शियलाइजेशन में क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो उनको मजबूर करती थी कि आप जो है कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करो। कैश क्रॉप्स मतलब वही कॉटन, जूट वगैरह, उसके उनको बहुत अच्छी प्राइसेस देते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। और इन कॉटन जूट जब 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 जो प्रोड्यूस करते थे, उसका क्या करते थे, वहां ले जाके ब्रिटेन ले जाके प्रोसेस करके यहीं हमको चिपका देते थे। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका हुआ? ब्रिटिश इंडस्ट्री का ना। तो ये कॉटन और जूट कौन यूज करता था? ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये था फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कमर्शियलाइजेशन धीरे धीरे इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया कि जो फार्मर था, अपने लिए भी फूड क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ये इतना ज्यादा उसमें घुस गया कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में, कैश क्रॉप्स के चक्कर में, कि इसको खुद के खाने के लिए बाहर से दुकानों से मांग के खाना पड़ता था। बाहर से दुकानों से खरीद के या मांग के खाना पड़ता था। खुद के खाने के लिए मतलब कोई मींस नहीं बचा था। इसका फर्क क्या पड़ा? जब फोर्स कमर्शियलाइजेशन होने लग गया, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस होने लग गए, तो अपने आप ही फूड क्रॉप कम हो जाएंगे ना। कोई भी, मान लो कोई भी फार्मर है, अगर उसको ज्यादा पैसे फूड क्रॉप के मिल रहे हैं, सॉरी कैश क्रॉप के मिल रहे हैं, तो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करेगा, फूड क्रॉप थोड़ी करेगा। और ऐसे जाने कितने होंगे, तमाम फार्मर्स होंगे, सब 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 कैश क्रॉप्स में लगे हुए हैं दे दना। फूड क्रॉप कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। एट द एंड ऑफ द डे जो खाना है कभी तो खत्म होगा ना। उस वजह से क्या होते थे कि फ्रीक्वेंट फेमिन्स होते थे इंडिया में। फेमिन्स मतलब जब जब भूखे की सिचुएशन पैदा हो जाती ना किसी कंट्री में या किसी टेरिटरी में या किसी एरिया में, तो उसे फेमिन्स बोलते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो फ्लड बोलते हैं ना, ऐसी जब ये सूखा पड़ता है और ये भूखा पड़ता है तो फेमिन्स बोलते हैं। जहां खाने की स्कैर्सिटी ऑफ फूड, इस सिचुएशन को, स्कैर्सिटी ऑफ फूड वाली सिचुएशन को हम फैमिन्स बोलते हैं। तो फैमिन्स किस वजह से होते थे? ऑब्वियसली जब फूड क्रॉप कम प्रोड्यूस होगी तो फैमिन्स बढ़ेंगे, ये तो ऑब्वियस है ना। तो इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रह गया। ये 2 पॉइंट्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था, उसको जानने से पहले ब्रिटिश रूल का हम जान चुके हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले क्या था। कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेस्ड था, ठीक है, विच इज रेप्यूटेड फॉर इट्स फाइन क्वालिटी एंड वैरायटी। तो अपना हैंडीक्राफ्ट तो मतलब था ही मेन, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद कैसे किया, इंडिपेंडेंस के टाइम तक कैसा हो गया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो मैं बता दूं, 4 पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, सिर्फ मात्र 4 पॉइंट्स में, सॉरी 5 पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तुमको पता है पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, सिस्टमैटिकली बर्बाद कर दी थी बिल्कुल, ठीक है। और उसका एडवर्स इफेक्ट भी कुछ पड़े थे। फिर आगे भी कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। स्टार्ट विथ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद की थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जो लेके आए थे, जिसमें हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी अदर फॉरेन कंट्रीज पे, और खुद के मतलब ब्रिटेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर दिया था उन्होंने ड्यूटी फ्री। तो ये किसका रोल था? ये रोल था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का, जो उन्होंने
हैवी ड्यूटी एक्सपोर्ट्स पे लगाई थी और इंपोर्ट पे लगाई थी ड्यूटी फ्री, which leads to losing of domestic as well as foreign markets। हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब नया पॉइंट ये है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो डिक्लाइन हुआ उसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे। सीधी सी बात है, अगर कोई इंडस्ट्री डिक्लाइन होगी तो वो कहीं और जाके अपना बसेरा बसाएगी, ठीक है। जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ने किया, वो कहाँ जाने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन करने लगे। तो एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन करने लगे तो रूरल जो एरिया थे, जो विलेजेस थे, उस पे पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा था कि जो फिनिश गुड्स है ना, हम इंपोर्टेड यूज करने लगे थे। हमारे जो इंपोर्ट है फिनिश गुड्स का वो बहुत ज्यादा होने लगा था। क्यों? हमें सस्ता पड़ रहा था। तो ये सब क्या था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होने का इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। फिर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, ये हम सब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम एक डिफरेंट उसमें, हम सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ हम एक ब्रॉड पिक्चर पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब इसमें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री में जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी का वो बहुत ज्यादा नहीं था। कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे पास थी ही नहीं है एक्चुअली में, और बहुत ही छोटे लेवल पे, कोई थी भी तो बहुत ही छोटे लेवल पे, तो मतलब काम इतना तगड़ा नहीं था हमारा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में। तो देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट। एक आध थी जिसके नाम हम लोग नीचे पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल टिस्को वगैरह, और कुछ मिल्स थी, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री थी और टेक्सटाइल मिल्स थी, तो हम पढ़ेंगे। लेकिन कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। अब कैपिटल गुड्स होता क्या है? कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है यार हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह, और या मैं कह दूं कोई भी ऐसा गुड्स जो दूसरे प्रोडक्ट बनाने के काम आता है, और वो प्रोडक्ट कंजम्पशन में काम आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी हैवी प्रोडक्ट्स, हैवी इक्विपमेंट्स को हम कैपिटल गुड्स कह देते हैं, ठीक है। और या जो मशीनरीज है, मैं बोल दूं मशीनरीज है या व्हीकल्स है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, तो उन सबको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो वो इंडस्ट्री जो थी वो ना के बराबर थी इंडिया में, और ब्रिटिशर्स चाहते भी नहीं थे कि ऐसी इंडस्ट्रीज आए। वो चाहते थे हमेशा कैपिटल गुड्स के लिए हमेशा जो इंडियंस है वो हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे, ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट रहे फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी पे, वो ना के बराबर था, वो बहुत लो था। क्यों था? क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर पनपा ही नहीं था ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का बचा क्या कंट्रीब्यूशन? कुछ भी नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री आपके पास थी नहीं, हैंडीक्राफ्ट को आप जो वेल नोन इंडस्ट्री थी वो आप छीन के ले गए, तो बचा क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं। तो जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो ना के बराबर था, वो बहुत ही लो रह गया था। That is the fourth point, and the last point is limited role of public sector. Public sector का रोल वो बहुत लिमिटेड था। मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट ड्रिवन होते हैं, तो वो जो सेक्टर्स, जो पब्लिक सेक्टर है, वो सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स तक ही सीमित थे, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा उसका स्कोप बढ़ गया है। बट पहले सिर्फ यही जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सिर्फ यहीं तक सीमित था हमारा काम पब्लिक सेक्टर का। तो इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा बर्बादी की स्थिति पे था। इंडिपेंडेंस के टाइम तक उन्होंने पूरा बर्बाद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। अब ये जो इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे ना, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने जो इस्टेब्लिश करी थी इंडस्ट्रीज, और दैट वर इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और क्या क्या इंडस्ट्रीज थी? तो वो थी एक टिस्को, ये JRT टाटा ने इस्टेब्लिश करी थी, रतन टाटा के फादर साहब ने, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है यार,
ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री थी at the time of independence that were operational and that were established by private entrepreneurs. तो टिस्को, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स एंड कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज का नाम हम लिख सकते हैं. तो ये सब था at the time of independence operational industries. Now, characteristics pointing out backwardness of industrial sector. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकवर्डनेस को पॉइंट आउट करते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. मॉडर्न इंडस्ट्री पनपने ही नहीं दिया साहब. नोशनल एक्सपेंशन, मॉडर्न इंडस्ट्री एट इन्फेंट स्टेज, पनपने ही नहीं दिया. कुछ आया भी तो एक रेलवे आया था, और रेलवे क्यों आया था? फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. उससे क्या होता था रेलवे से कि जो इंडियन मार्केट था ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए वो इजीली कैप्चर हो रहा था. कैसे कैप्चर हो रहा था? उससे क्या होता था कि रेलवे से वो गुड्स ट्रांसफर करते थे इधर से उधर, तो उनको इंडियन मार्केट एक्सपैंड करने का काफी अच्छा खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी रेलवेज के थ्रू. तो रेलवेज लेके आए थे. अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही मतलब ना के बराबर ही थी, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है. और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री हम लोग होते जा रहे थे. इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते जा रहे थे ना, इंपोर्टेड फिनिश गुड्स, इंपोर्टेड कपड़े पहन रहे हैं हम लोग, मशीन मेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. तो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री हमारी खत्म होती जा रही थी. तो ये सब था बैकवर्डनेस का कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर का. अच्छा, इस वीडियो को ना हम यहीं पे अब पॉज करते हैं, यहीं पे हम रोक देते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बाद में. ठीक है, अगले वीडियोस में. तो यहाँ से हम लोग को कवर करना है फॉरेन ट्रेड से लेके यहाँ कंक्लूजन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. तब तक अब आप ये क्या कर सकते हो, जब आपने वीडियो देख लिए तो आप चैप्टर पढ़ सकते हो, ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी. तो पढ़ा चुके तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा, बेटर समझ में आएगा. और अभी की अभी पढ़ लोगे तुरंत बाद या थोड़ी देर में भी, तो आपको बेटर समझ में आने लग जाएगा चैप्टर. और मैंने नोट्स आपको खुद को बनाने में सजेस्ट करूंगा. आप खुद बनाओ नोट्स, इससे रेफरेंस ले सकते हो. मैं इसका जो कॉपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. मेरी ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी इस नोट से. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होते बनाना. आप खुद के बनाओगे, आप खुद को जो समझ में आ रहा होगा वो समझ के आप लिखोगे. वो जो लिखोगे वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा. तो खुद से नोट्स बनाओ. जो आपको लगता है कि मैं ये भूल सकता हूँ उसको ज़्यादा प्रोमिनेंसी दो. ठीक है, नोट्स बनाते वक्त. और बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट नहीं बनाने हैं. ठीक है, ऐसे नोट बनाओ जो आपको रिवीजन में आसानी हो. और एक और तरीका है, आप हाईलाइट भी कर सकते हो बुक में हाईलाइट करके छोड़ दो और रिवीजन के टाइम पे बहुत आसान होता है. तो आप ऐसे अपने नोट्स बना सकते हो. ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, जय हिंद.